हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रीफ चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट और हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने कल लीव करा था। तो जो ग्रीगरी है वो माट्रियोना को बोलता है कि अगर डॉक्टर पावेल इवानोविच तुमसे पूछे कि मैं तुम्हें मारता हूं तो कह देना नहीं, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें आगे से कभी मारूंगा भी नहीं, और मैंने तुम्हें कभी भी किसी बुरे इरादे के लिए नहीं मारा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें मारता हूँ, पर मेरे को नहीं मालूम कि मैं तुम्हें मारता क्यों था, और मैं इसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। अगर कोई और इंसान होता तो वो तुमसे माफ़ी भी ना मांगता और ना तुम्हें ही हॉस्पिटल लेकर जाता, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और अपने दुख से बाहर आ जाओ। जब उसे एहसास हुआ कि माट्रियोना कुछ बोल नहीं रही है तो वो उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि जो माट्रियोना के फेस पर स्नो थी वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही थी, और जो उसका फेस था वो बिल्कुल ही ग्रे पड़ चुका था। मतलब उसकी जो ग्लोनेस थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, और जो उसका चेहरा था वो वैक्स की तरह बेजान हो गया था। फिर ग्रीगरी बड़बड़ाता है, ओ गॉड, ये क्या हो गया? मैं कितना बड़ा पागल हूँ, और तुम भी। और अब हमें पावेल इवानोविच के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। अब जो ग्रीगरी है वो बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है, और वह बहुत ज़्यादा डर भी जाता है, क्योंकि माट्रियोना उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वह समझ तो चुका था, बट अपनी उत्सुकता या अब कह सकते हैं सस्पेंस को ख़त्म करने के लिए वो एक लास्ट कदम उठाता है। वो माट्रियोना का हाथ लिफ्ट करता है हवा में और उसे छोड़ देता है। उसका हाथ बिल्कुल एक पत्थर की तरह, बेजान पत्थर की तरह नीचे आकर गिरता है, और वह समझ जाता है कि अब माट्रियोना इस दुनिया में नहीं रही। अब जो ग्रीगरी है वो बहुत ही रोने लगता है। अभी तो उसने अपना दर्द जताना शुरू करा था और इतनी देर में वह ख़त्म भी हो गया। वो अपनी वाइफ के साथ रहते हुए भी नहीं रह पाया। उसने अपने दिल की बात कभी नहीं बोली, और जब वह सॉरी फील करने लगा तो माट्रियोना मर चुकी थी। वो माट्रियोना के साथ 40 साल तक रहा, पर वो 40 साल एकदम से एक हवा के झोंके में बदल गए। अब उसे एहसास हुआ कि शराब पीने में, लड़ाई करने में और गरीबी में उसकी ज़िंदगी कैसे निकल गई, और उसे सज़ा देने के बजाय उसकी वाइफ जो है वो मर गई। जब उसको लगा कि उसके लिए उसे वो सॉरी फील कर रहा है और वो उसके बिना नहीं रह सकता, और उसने उसके साथ बहुत ही गलत करा। अब उसे याद आता है कि वह उससे भीख मंगवाता था अपने खातिर, अपनी रोटी के खातिर, और अगर वह ऐसा ना करता तो माट्रियोना जो है 10 साल और जी सकती थी। वो सोचता है कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ? अब ये सब सोचने का समय नहीं है। अब उसे मुक्ति या फिर दफन करने का टाइम है, ना कि उसे मेडिसिन्स की कोई ज़रूरत है। अब वो अपना जो घोड़ा गाड़ी है उसे मोड़ लेता है और अपने मेयर को फिर से मारना शुरू करता है। अब जो रास्ता था वो और भी बुरा होता जा रहा था हर घंटे। अब उसे जो है शाफ्ट वो भी नहीं दिख रहा था। शाफ्ट वो मतलब जो डंडा जो घोड़े और उसकी घोड़े गाड़ी को जोड़कर रखता है। अब जो स्लेज था उसका, जो घोड़े गाड़ी का पीछे का भाग था, वो एक ट्री से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से ग्रिगोरी पेट्रोव के हाथ पर
चोट लग जाती है और फिर से सब कुछ बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। अब वह फिर से अपने पुराने दिन याद करता है। 40 साल पहले जब वह मैट्रियोना से मिला, वह जवान और खूबसूरत थी। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मैट्रियोना की शादी ग्रिगरी पेट्रोव से इसीलिए करवाई थी क्योंकि वो उसके क्राफ्टमैन वाले वर्क से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। सब कुछ एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ जा रहा था जब तक ग्रिगरी ने पीना शुरू ना कर दिया अपनी शादी के बाद। और उसके बाद जो भी हुआ वो उन दोनों की ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं था और उनके 40 साल बर्बाद हो गए। अब जो ग्रिगरी है वह फिर से खुद से बात करता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। मुझे जो है मैट्रियोना के फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए और उसी पर ध्यान देना चाहिए आगे बढ़ते हुए, और मैं कहीं ऐसे सोचते सोचते पागल ना हो जाऊं। अब ग्रिगरी फिर से मेयर को मारना शुरू करता है और जो मेयर है वो पूरी ताकत लगाकर भागने लगता है। ग्रिगरी को कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी पीछे से और बिना पीछे मुड़े वह समझ जाता है कि ये मैट्रियोना का सर है जो स्लेज पर बार बार टकरा रहा है। बट वो पीछे नहीं मुड़ता क्योंकि वहाँ अंधेरा बढ़ता जा रहा था और जो विंड थी वो और ठंडी होती जा रही थी। अब जो ग्रिगरी के हाथ थे उन्होंने भी हिलने से मना कर दिया, तो वह सोचता है कोई नहीं, जो मेयर है उसे रास्ता तो पता ही है, वह उसे उधर तक पहुंचा देगा और तब तक एक नींद लेनी चाहिए जब तक वह फ्यूनरल की तैयारी पूरी नहीं कर लेता। अब जो ग्रिगरी है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर बाद उसे घोड़े के रुकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि उसके सामने कुछ बहुत ही काला, बहुत ही गहरा सामान कुछ रखा हुआ है। उसे पता था कि उसे अब स्लेज से नीचे उतरना पड़ेगा, बट जो उसकी बॉडी थी वो बिल्कुल ही सुन्न हो चुकी थी क्योंकि उधर हवा ही इतनी ठंडी थी कि वह एक किस्म से मौत के मुंह में जा चुका था। इसी वजह से उसको नींद भी बड़ी शांति से आई। जब वो उठा तो वो एक बहुत ही बड़े कमरे में था जहाँ विंडो से बहुत ही शार्प सनशाइन आ रही थी और जो ग्रिगरी था वो अपने आसपास कई लोगों को देखता है और जो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन था, जो उसके फेस पे इम्प्रेशन था, वो एक बिल्कुल ही सीरियस और सेंसिबल मैन वाला था। अब वो बोला कि पंडित को कहो कि मेरी वाइफ का फ्यूनरल करे। तभी उसको एक आवाज़ टोकती है, ठीक है थोड़ा रुको। तो वो एकदम से चौंकते हुए बोला, क्यों? और एकदम से हैरान भी हो गया कि डॉक्टर आप इधर, मेरे भगवान आप यहाँ कैसे? अब वो अपने घुटनों के बल डॉक्टर से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसके हाथ और पैरों ने यह सब करने से मना कर दिया। अब ग्रिगरी ने डॉक्टर से पूछा कि मेरे हाथ और पैर को क्या हुआ है। डॉक्टर बोला, अब तुम अपने हाथ और पैरों को अलविदा कह दो, वो अब जम चुके हैं और अब तुम किसके लिए रो रहे हो? तुम अपनी ज़िंदगी जी चुके हो, तुम अब 60 साल के हो, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत नहीं है? अब ग्रिगरी कहता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, पर मैं 5 या 6 साल और जीना चाहता हूँ।
अब ग्रिगरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे मेयर की परवाह होने लगी। वो बोला, वो मेरा नहीं है, मुझे उसे वापस करना है। मुझे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी करना है। सर, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? सर, मुझे आपको एक कैरेलियन बिर्च सिगरेट केस का पैकेट भी देना था। सर, प्लीज़ मुझे ठीक कर दीजिए। इतने में डॉक्टर ने अपना हाथ उठाया और ग्रिगरी को गुड बाय बोलकर बाहर चला गया। तो यहाँ पर हमारी ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट आपको अच्छा लगा होगा।